नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। हम 5 चैप्टर करीब कर चुके हैं पार्ट 1 के। 2 चैप्टर स्थिर वैद्युतिकी के, 1 चैप्टर धारा विद्युतिकी और 2 चैप्टर चुंबक। अब हम इसी क्रम में चैप्टर नंबर 6 को ले रहे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन, है ना साहब? यानी जनरली इसको शॉर्ट में अपन लिख दिया करेंगे EMI या EMI, जैसे भी कैपिटल या स्मॉल लेटर में। नया चैप्टर है, चुंबक से इसका रिलेशन बना रहेगा, लेकिन फिर ये थोड़ा सा हटके अलग हो जाएगा, है ना? ऐसा नहीं कि इसमें चुंबक बिल्कुल आइसोलेट हो जाएगा, चुंबक इसमें बना रहेगा, पर इसमें चुंबक से रिलेटेड एक नई चीज आपको सामने आएगी या नई चीज देखने को मिलेगी। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ने से ठीक पहले चुंबकीय फ्लक्स को एक बार छोटा सा या शॉर्ट में रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि अब इस चैप्टर में इसकी विशेष आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूं शॉर्ट में, मेरे को उस पर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज याद दिला दूं जो पढ़ा रखी है, चुंबकीय फ्लक्स, है ना भाई? अभी तक अपन पढ़ा था, इसका यूज तो अपना कोई डायरेक्ट इसका किया नहीं अपन, है ना? फाई से डिनोट कर देते हैं इससे। तो अब यहां जो अपन कर रहे हैं बात, यहां इसका प्रत्यक्ष यूज होगा। तो चुंबकीय फ्लक्स किससे कहते हैं साहब? चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से पार होने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। यानी फाई इज इक्वल टू B डॉट A, यानी BA cos थीटा। क्लियर सर? ये तो सब सिंपल चुंबकीय फ्लक्स थ्योरेटिकली किससे कहते हैं वो बता ही दिया। अब अपने जो उद्देश्य है वो है चुंबकीय फ्लक्स का परिवर्तन, जो आप आज के लास्ट में समझ जाएंगे। आज का लेक्चर जब एंड होगा तो आप इस टॉपिक को पढ़ाने का महत्व समझ जाएंगे। वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है? देखो सब, सूत्र के अनुसार एक कारण तो है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का चुंबकीय क्षेत्र का परिवर्तन। अगर चुंबकीय क्षेत्र कैपिटल B चेंज होता है तो चुंबकीय फ्लक्स फाई में परिवर्तन होगा। तो आप ये मानने को तैयार हो कि जहां भी चुंबकीय क्षेत्र चेंज होगा वहां स्वतः हम समझ जाएंगे कि चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित हो रहा है। ठीक है। दूसरा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का कारण है चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल का परिवर्तन। जैसे कोई बंद लूप है, उसका क्षेत्रफल चुंबकीय क्षेत्र में चेंज हो रहा है। जैसे मान लो एक तार से बना घेराई है, वो कभी वृत्ताकार हो, कभी आयताकार हो, कभी वर्गाकार हो। ऐसे अपन उसके क्षेत्रफल को चेंज करते रहें तो भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्रफल का परिवर्तन ये भी फ्लक्स में परिवर्तन करेगा। फ्लक्स में परिवर्तन का तीसरा कारण है चुंबकीय क्षेत्र B तथा क्षेत्रफल सदिश A के मध्य कोण थीटा का परिवर्तन। जैसे मान लो एक कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है,
जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो स्वाभाविक क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण थीटा में परिवर्तन होगा। तो सब जो हम सूत्र के द्वारा देख पा रहे हैं, तो सूत्र के द्वारा हमें यह जानकारी मिलती है कि फ्लक्स में परिवर्तन के 3 कारण संभव हैं। ठीक है सर। अब ये कारण फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, उससे क्या होता है आगे अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, है ना। तो सब अब इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर देता हूं। ये चैप्टर इसी धारणा को लेते हुए स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आ जाओ आप, फैराडे के प्रयोग, है ना। आप उसी से लिंक रहिएगा जो मैंने अभी समझाया, तो थोड़ी देर बाद आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। फैराडे के प्रयोग, इसका मतलब एक प्रयोग नहीं होगा, 2 प्रयोग होंगे, इसने के लिखा। फैराडे के प्रयोग में अब प्रथम प्रयोग की बात करते हैं। ए प्रथम प्रयोग, ठीक है साहब। प्रथम प्रयोग में क्या किया जा रहा है, अब देखो एक बात ध्यान रखिएगा आप, ये एक्सपेरिमेंट हैं, एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट आपको सुनाए जाएंगे, ठीक है। अब आप अभी ये मत पूछना ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, अरे उसी के लिए तो चैप्टर चालू कर रहे हैं। चैप्टर इस बात का जवाब देगा कि क्यों हुआ कैसे हुआ, है ना। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप की जा रही है कि फैराडे साहब एक एक्सपेरिमेंट में क्या देख रहे हैं, ठीक है साहब। तो सब फिर आपको मोटिव भी समझा दिया जाएगा चैप्टर का, पर ये है कि अब एक्सपेरिमेंट में ये दिखा तो आप अभी एक्सपेक्ट करने लग जाओ कि साहब ये क्यों हुआ और ये तो दुप्पल नहीं। अरे चैप्टर खुला है, इन बातों का पूरा जवाब नहीं मिलेगा तो चैप्टर एंड ही नहीं करेंगे, आप चिंता क्यों करते हो, है ना। तो जवाब सबका दिया जाएगा, लेकिन बस पहले जिज्ञासा पैदा होनी चाहिए कि यार ये कैसे हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, जवाब सब मिलेंगे। तो सब प्रथम प्रयोग में क्या करते हैं, एक कुंडली युक्त परिपथ ले लेते हैं। ये सब कुंडलियां हैं, इस परिपथ में कोई ऊर्जा सोर्स नहीं है, बस केवल गैल्वेनोमीटर लगा रखा है ना साहब। ये थोड़ी सी लाइन अंदर आ गई, इसको काट डिलीट करूंगा तो वो सारी डिलीट होगी, अंदर वाली नहीं होती, मैं जानता हूं, है ना। चलो तो साहब ये गैल्वेनोमीटर है, अंदर नहीं लिखता हूं बाहर लिख देता हूं, है ना। ये सब 0 और इसकी सुई 0 पर ही रहनी चाहिए, स्वाभाविक है, क्योंकि कोई ऊर्जा का सोर्स तो आपने लगा नहीं रखा। ऐसा थोड़ी है कि आपने कोई बैटरी लगा रखी हो या कोई और साधन लगा रखा हो जो जिससे धारा प्राप्त होती हो। तो गैल्वेनोमीटर में तो 0 विक्षेप ही रहेगा, और विक्षेप आएगा तो फिर वो आपके लिए भी ताज्जुब वाली बात है, मेरे लिए भी है, और फैराडे के लिए तो होनी चाहिए, है ना। तो फिलहाल तो आप भी मानने को तैयार नहीं हो कि इस गैल्वेनोमीटर की सुई में विक्षेप आ सकता है, क्योंकि आप भी इस बात को जानते हैं, इस परिपथ में किसी प्रकार का कोई सेल, बैटरी या ऊर्जा का स्रोत नहीं लगाया गया, ठीक है साहब। अब इस कुंडली के समीप थोड़ी दूर, है ना, एक मैग्नेट दिखा देते हैं। ये बार मैग्नेट है, अब तो बार मैग्नेट को अब जान ही गए आप, पढ़ ही लिया आपने। पोल कोई सा भी लिख दो, है ना, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। अभी दोनों स्थिर हैं, चुंबक भी और कुंडली भी, है ना, किसी प्रकार की दोनों के बीच में गति नहीं है। गैल्वेनोमीटर की सुई कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाती, यानी किसी प्रकार का विक्षेप नहीं दर्शाती,
के लिए दर्शानी भी नहीं चाहिए। लेकिन अब ध्यान से सुने, जब इस चुंबक को तेजी से कुंडली के समीप लाते हैं तो कुंडली के समीप लाते ही गैल्वेनोमीटर में क्षणिक, अब ये क्षणिक का भी, क्षणिक हिंदी में कहो, अंग्रेजी में मोमेंट कहो, इसका भी बड़ा महत्व है। इस गैल्वेनोमीटर की सुई में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता है। अब पहले क्षणिक को समझ लो आप, ये सुई 0 पे है। अब जैसे आप चुंबक को पास में लाए, ये सुई हिल के वापस 0 पे जाती है। विक्षेप परमानेंट नहीं है, बस ये सुई हिलेगी और वापस कहाँ जाएगी, 0 पे। हिली है ना, बस ये हिली और 0 पे आ गई, परमानेंट नहीं ठहरेगी। तो ये सुई विक्षेपित होती है। मान लीजिए इस समय विक्षेपित इधर की तरफ हुई, जैसा मैंने दिखाई दिया, लेकिन सुई विक्षेपित कैसे होगी यार, ये तो बड़ी गजब की बात है। सुई का विक्षेपित होना इस बात को बताता है कि ये किए गए क्रिया से सेल डेवलप हुआ है, सोर्स डेवलप हुआ है। दिख नहीं रहा, क्योंकि सोर्स डेवलप नहीं हुआ तो करंट कहां से आ गई, और करंट नहीं होती तो डिफ्लेक्शन कैसे हो गया, तो करंट तो है, भले ही वह क्षणिक हो, बस सुई हिलती है, बस जस्ट। फेराडे के लिए ये बात खतरनाक झकझोरने वाली बात थी, वास्तव में हमारे लिए भी झकझोरने वाली बात है कि यार कहीं सोर्स नहीं और फिर भी बिजली पैदा हो रही है। चुंबक को पास लाके ठहरा दिया जाता है, सुई शून्य पर पड़ी रहती है। मतलब सुई में हलचल चुंबक चलाते समय होती है। चुंबक और कुंडली दोनों को स्थिर कर दें, कोई हलचल नहीं होती, सुई 0 पे पड़ी रहेगी। ठीक है साहब। फेराडे ने क्या किया कि चुंबक को फिर तेजी से पीछे खींचा, पीछे खींचती पुनः सुई में क्षणिक विक्षेप उत्पन्न होता, वही सुई जस्ट हिलती, वापस 0 पे आ जाती है। लेकिन विक्षेप की दिशा पहले की तुलना में विपरीत है। ये सब चीज फेराडे देख रहे हैं एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, तो सब दूर ले जाने के बाद चुंबक को स्थिर रख दो, विक्षेप नहीं होगा, यानी सुई 0 पे पड़ी रहेगी। इसका मतलब चुंबक जब कुंडली के सापेक्ष आपेक्षिक गति करता है, डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप उसी क्षण आता है, अदरवाइज नहीं आता। क्लियर? ये फेराडे अपने प्रयोग में देख रहे हैं। अगर कुंडली के सापेक्ष चुंबक को स्थिर कर दो, कोई विक्षेप नहीं है। पास लाके कर दिया तो भी विक्षेप नहीं था, दूर ले जाके कर दिया तो भी विक्षेप, पर पास दूर लाते समय विक्षेप था। फेराडे ने इससे उल्टा किया, उन्होंने कहा चुंबक को स्थिर रख दो। चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को पास दूर लाया ले जाया गया। जब चुंबक को स्थिर रखकर कुंडली को पास दूर लाया ले जाया गया तो भी गैल्वेनोमीटर की सुई विक्षेपित होती है और विक्षेप की दिशा परस्पर विपरीत होती है, यानी एक समय राइट हैंड साइड तो दूसरी समय लेफ्ट हैंड साइड। तो स्वाभाविक है, अब ये बात आपको भी क्लियर है और फेराडे को भी क्लियर है कि कुंडली तथा चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति के कारण विद्युत वाहक बल यानी सोर्स
डेवलप हो रहा है, उसकी उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि बहने वाली जो क्षण भर में बहने वाली धारा इस गैल्वेनोमीटर की सुई को डिफ्लेक्ट कर रही, विक्षेपित कर रही है। आपेक्षिक गति में दोनों ही, या तो चुंबक को चलाओ या कुंडली को चलाओ। इस आपेक्षिक गति का वेग जितना ज्यादा होगा, यानी ये ऐसा करने की स्पीड आप जितनी फास्ट रखोगे, उतना ही प्रबल विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, उतना ही प्रबल, उतना ही पावरफुल। तो सब ये जो इसके अंदर विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, ये कुंडली व चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति पर भी निर्भर करता है। आपेक्षिक गति का वेग जितना अधिक, विक्षेप भी उतना ही अधिक आता है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल उतना ही प्रबल होता है। ठीक है सब, ये चीज तो आपको सुना दी गई है। अब कुछ और चीजें भी देखी गई। अगर कुंडली में फेरों की संख्या हम बढ़ा दें, या इस कुंडली के अंदर कोई हम माध्यम रख दें, लोह चुंबकीय पदार्थ रख दें, तो विक्षेप बढ़ जाता है ना, विक्षेप अधिक हो जाता है। यानी एक चीज आप ये भी समझ लो और समझना चाहिए आपको कि इस चैप्टर का मेन या मुख्य उद्देश्य कुंडली पढ़ाना है, लूप पढ़ाना इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य है। जैसे आपको स्थिर विद्युत की पढ़ा चुकने के बाद संधारित्र स्थिर विद्युत की ने गिफ्ट दिया, वो एक कंपोनेंट है, शानदार कंपोनेंट है। धारा विद्युत की ने आपको प्रतिरोध गिफ्ट दिया, वो भी एक शानदार कंपोनेंट है। तो 2 चैप्टर आप चुंबक के पढ़ चुके हो, आपको गिफ्ट तो यहाँ भी शानदार ही मिलेगी, और वो मिलेगा स्वप्रेरकत्व, यानी कुंडली का करैक्टर। कुंडली क्या कर सकती है, बस ये चैप्टर उसी को पढ़ाएगा। इसका पूरा फोकस यही रहेगा कि कुंडली क्या करती है, तो इसने उसको शुरू में इंट्रोड्यूस कर दिया। ऐसे कहते कुंडली विद्युत वाहक बल प्रेरित कर सकती है अगर चुंबक और उसके बीच में आपेक्षिक गति की जाए। अभी कारण पता नहीं पड़ा, अभी कारण पे नहीं जाना, बस अभी तो दिख रहा है कि ऐसी क्रिया करने से, कारण तो अभी बताया जाएगा, है ना। तो सब ये चैप्टर पूरी तरह से कुंडली पर फोकस है, कुंडली के करैक्टर को बताएगा टुकड़ों में, पर इसका काम वही है ना, स्किल है। तो एक और कंपोनेंट आपके पास आने वाला है जो कुंडली से रिलेटेड है, उसको स्वप्रेरकत्व कहते हैं। अब स्वप्रेरकत्व तो इस चैप्टर का लगभग अंतिम टॉपिक होगा, लेकिन उससे पहले कि अपन तैयारियां कर रहे हैं, कुंडली 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 करके आपको बार बार चीजें समझाई जाती रहेंगी। अगर कुंडली के श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जोड़ दें तो प्रेरित विद्युत वाहक बल तो उससे प्रभावित नहीं होता, धारा उससे प्रभावित हो जाती है। अब ये एक्सपेरिमेंट का एक हिस्सा भी है और आपके लिए ज्ञान की बात भी है। ज्ञान की बात यह है कि पहले जो विद्युत वाहक बल पढ़ते थे वो भी विद्युत प्रतिरोध पर डिपेंड नहीं करता था। आज तो ठीक है, एक नई प्रक्रिया के द्वारा पैदा होने वाला पढ़ रहे हैं, जिसमें चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति है। लेकिन पहले तो आरोपित विद्युत वाहक बल पढ़ा था हमने धारा विद्युत की में, सेल जब पढ़ा था, तो वहां भी अपन ने लिखा था कि विद्युत वाहक बल कैपिटल ई विद्युत प्रतिरोध आर पर निर्भर नहीं करता है, यहां भी नहीं करता है। वहां भी धारा ओम के नियम के अनुसार आर पर निर्भर करती है, यहां भी धारा आर पर निर्भर करती है। तो एक चीज ये भी ये बताना चाह रहा है कि भाई फॉर्मूले तो धारा विद्युत के ही के काम आएंगे, बस ये है कि यहां पर एक प्रक्रिया के द्वारा विद्युत वाहक बल विकसित हुआ है, तो वह आरोपित था, यह प्रक्रिया के द्वारा पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है। तो साहब फेराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में जो सामने आ रहा है वो भी देखा। फेराडे कहते हैं कि विक्षेप की दिशा पास या दूर ले जाने वाले ध्रुव की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। जैसे अपन तो
अभी नॉर्थ से समझा रहे हैं, साउथ पोल को लाओगे तो जैसे नॉर्थ पोल को लाने में विक्षेप राइट हैंड साइड आया तो साउथ पोल को लाने में लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। दूर ले जाने में अगर अभी मान लो लेफ्ट साइड आया तो एस को लाने में राइट साइड आ जाएगा, तो विक्षेप की दिशा तो विपरीत आएगी। फेराडे के अनुसार चुंबक तथा कुंडली के बीच आपेक्षिक गति के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, दिख ही रहा है विक्षेप आने से, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित, एक मिनट एक बार पूरा नाम लिख देता हूं, फिर तो विवा बस से ही काम चला लिया करेंगे अपन, है ना। जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल, अब इससे दिखाएंगे स्मॉल ई से। आरोपित को तो अपन दिखाते थे कैपिटल ई से, जब सेल लगाते थे कैपिटल। तो यहां पर चुंबक व कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति के कारण विकसित या उत्पन्न विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई, है ना, कहते हैं। तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण परिपथ में, जो क्लोज परिपथ में प्रवाहित धारा, उससे हम प्रेरित धारा कहते हैं। नॉमेनक्लेचर चेंज हो जाएगा सब, प्रेरित धारा, इसको आई की आई रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करें, प्रेरित धारा कहते हैं। तथा फेराडे के कथन अनुसार चुंबक व कुंडली के मध्य आपेक्षिक गति के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाने की घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। ठीक है सर, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बता दिया, डिफाइन कर दिया सब, है ना। अब यहाँ पे बात आपको समझनी होगी, ठीक है, डिफाइन कर दिया आपने। पहले एक बात और मैं बता दूं कि ये एक घटना के तहत पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है और पैदा होने वाली धारा है, इसलिए इसका नॉमेनक्लेचर मजबूरन अलग ही करना पड़ेगा। इससे इनके आगे क्या लगा दिया गया, प्रेरित प्रेरित, मजबूरन, क्योंकि धारा तो वो भी है, धारा ये भी है। धारा धारा में कोई फर्क होता नहीं है। आप सोचोगे प्रेरित धारा कोई अलग टाइप की होती होगी, पीले रंग की, नीले रंग की, धारा धारा ही होती है। ऐसे आरोपित विद्युत वाहक बल और प्रेरित विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल तो एक जैसे होते हैं, तो इनमें भी कोई अंतर होता नहीं है। तो स्वाभाविक अंतर कैसे स्पष्ट करें, तो अंतर किसमें डाल दिया गया, नॉमेनक्लेचर में। तो प्रेरित कहते हैं, मैं समझ जाऊंगा ये किसी घटना के द्वारा विकसित होने वाला विद्युत वाहक बल है, जब भी आप प्रेरित कहेंगे। धारा प्रेरित कहते हैं, मैं समझ जाऊंगा कि साहब ये किसी घटना के तहत पैदा हो रही है, आपने कोई सेल वेल नहीं लगा रखा है, प्रेरित है ना। तो साहब नॉमेनक्लेचर के पीछे भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। अब आ जाइए बात, फेराडे, मेरा ख्याल से फेराडे नहीं समझ पा रहे कि हुआ क्या, नहीं तो दूसरा प्रयोग करने की जरूरत ही क्या थी, है ना। तो मैं भी ऐसा ही सोचता हूँ, मैंने भी पढ़ पुढ़ाने के बाद जब पहले सोचा कि इसका अध्ययन किया था मैंने, तो मैंने भी ये समझा कि फेराडे इस प्रयोग में, यानी प्रथम प्रयोग में, ये नहीं समझ पा रहे कि आखिर ये हुआ क्या, यानी चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति से बिजली पैदा कैसे हो गई, है ना। अपन सीधे सीधे बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, आपको ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो फेराडे भी ये शायद कंफ्यूजन में थे या नहीं समझ पा रहे हूं। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं कि ठीक है, जो हुआ वो दिख रहा है, लेकिन मतलब उससे नहीं है जो दिख रहा है, मतलब इससे है कि इसके पीछे का साइंस क्या है, ऐसा हुआ कैसे। तो सब इसी संदर्भ में फेराडे ने द्वितीय प्रयोग किया होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब वास्तविकता क्या है वो भगवान जाने। तो सब अब द्वितीय प्रयोग अपन लेते हैं
जिसमें स्पष्टता आ जाएगी। ठीक है। सेकंड एक्सपेरिमेंट में आप 2 कुंडली युक्त परिपथ लेंगे जो पास पास ही रखे जाएंगे। ये कुंडली युक्त परिपथ 1 है और ये कुंडली युक्त परिपथ नंबर 2 है। इनका नोमेनक्लेचर आपकी सुविधा पे डिपेंड करता है। इन दोनों में से जिसमें प्रवाहित धारा परिवर्तित की जा सकती है उसे प्राथमिक यानी प्राइमरी यानी पी कुंडली कहेंगे सदैव। तो इसमें ले ले साहब, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा को चेंज कर सकते हैं तो सेल लगा दिया, कुंजी लगा दी, और परिवर्तन करना है तो ये धारा नियंत्रक लगा दिया। तो जिस कुंडली RH, ये कुंजी K और ये सेल, अब इसमें तो प्रेरित का कोई सवाल ही नहीं उठता क्योंकि इसमें तो आपने सोर्स लगा ही दिया ना। तो जहां आपने सोर्स लगा दिया, स्रोत जब पुट कर दिया तो वहां पर स्वाभाविक रूप से आरोपित होगी। तो जिस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा परिवर्तित हो या परिवर्ती हो उससे प्राथमिक कुंडली, अंग्रेजी में प्राइमरी कोइल पी कहते हैं। तो आगे ट्रांसफार्मर वगैरह हम पढ़ेंगे तो वहां अगर मैं कहना भूल भी जाऊं तो आप ध्यान रखना, जिस कुंडली में प्रवाहित धारा परिवर्तनशील हो उसे प्राथमिक कुंडली, अंग्रेजी में प्राइमरी, और उसको एक वर्ड में लिखेंगे पी, है ना। यहां से ट्रांसफार्मर की भी तैयारी होने लगेगी क्योंकि अगले चैप्टर में ट्रांसफार्मर आएगा। तो ट्रांसफार्मर से संबंधित 2 महत्वपूर्ण टॉपिक यहां आएंगे, है ना। अब आ जाओ दूसरा नंबर, जो पास में आपने रखा है इसमें कोई सोर्स नहीं है, वही पहले की तरह इसमें गैल्वेनोमीटर रखा है। स्वाभाविक है, जैसी आप यहां अपेक्षा करते थे वहां भी वही अपेक्षा करेंगे कि साहब सोर्स नहीं है तो सुई को 0 पर ही रहना चाहिए। हम हालांकि ठीक है, एक प्रयोग से हमारे को कुछ सबक दिख तो रहा है, लेकिन हम कैसे मान सकते हैं कि अभी इसमें विक्षेप आएगा। चलो पहले नाम डाल दें उसका। जिसमें विक्षेप आएगा मतलब उसमें धारा प्रेरित होगी, यानी प्रेरित होगी तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल पैदा होगा। तो जिस परिपथ में धारा प्रेरित होती है उससे द्वितीयक कुंडली, अंग्रेजी में सेकेंडरी कोइल यानी एस कहते हैं। तो ये तो हो गया नोमेनक्लेचर फॉरएवर, हमेशा के लिए। अब देखो साहब, सीन सुनाता हूं मैं आपको। सीन में क्या हो रहा है, आप प्राथमिक कुंडली में कुंजी के ऑन करते हो, ये कुंजी के आपने ऑन की। जस्ट एट दैट टाइम ऑन, यानी जिस क्षण आप कुंजी ऑन करते हो उस मोमेंट में यहां पर सुई में क्षण भर के लिए विक्षेप आता है। क्षणिक विक्षेप का मतलब वही है, सुई बस हिल के वापस 0 पे आ जाएगी। ठीक है सब, वही हुआ, पहले यहां भी ऐसा ही हुआ था। तो हो सकता है कि फेराडे को समझ गए हो और उस समझ को पुख्ता करने के लिए कर रहे हो, ये भी हो सकता है। वो क्या पता यही बात समझ गए हो और उसे पुख्ता करने के लिए दूसरा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना सर। तो सब कुंजी जब पी की ऑन करते हैं तो एस में लगे गैल्वेनोमीटर में क्षण भर के लिए विक्षेप उत्पन्न होता है। ऑन करके छोड़ दो, ऑन करके छोड़ दिया, बस सुई 0 पे आके टिकी रह जाती है। ऑन करके छोड़ने पर बस सुई बीच में आके टिक जाएगी। छोड़ दिया आपने ऑन करके, ठीक है सर। अब आप क्या करें कि कुंजी को ऑफ कर दें। प्राथमिक कुंडली में लगी कुंजी को ऑफ कर दिया। एट द मोमेंट, उसी क्षण जिस क्षण आप ऑफ करते हैं, अगेन सेकेंडरी कोइल में लगे गैल्वेनोमीटर की सुई में
क्षण भर के लिए विक्षेप उत्पन्न होता है, क्षणिक। विक्षेप की दिशा पहले के बिल्कुल विपरीत होती है। यानी कहने का मतलब यह हुआ, अब ऑफ करके छोड़ दो आप, कोई विक्षेप नहीं, सुई कहां पड़ी रहेगी, 0 पर। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि जब कुंजी के को ऑन ऑफ करते हैं, एट दैट मोमेंट, यानी उसी क्षण सेकेंडरी कोइल के गैल्वेनोमीटर या सेकेंडरी कोइल में लगे गैल्वेनोमीटर में विक्षेप उत्पन्न होता है। अगर कुंजी के को परमानेंट ऑन करके रख दें, कोई विक्षेप नहीं होगा। कुंजी के को परमानेंट ऑफ करके रख दें, कोई विक्षेप नहीं होगा। ये 2 प्रयोग आपके सामने हैं। अब ये इसके पीछे की साइंस क्या है, ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, है ना। अब ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, तो अब अपन करने जा रहे हैं व्याख्या, एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं अपन। क्या मतलब, फैराडे आपको समझाने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत ध्यान से समझिएगा। फैराडे कहते हैं, जब आप प्रथम प्रयोग में चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, द्वितीय प्रयोग में जब आप कुंजी के को ऑन करते हैं, तो दोनों समय आप कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स को गौर करें। देखो सब, जब आप एन को पास लाएंगे तो ये वृत्ताकार कुंडलियां हैं, या ये कुंडलियां वृत्ताकार तल बनाती हैं। जब कुंडलियां वृत्ताकार तल बनाती हैं तो चुंबक को जब हम पास लाएंगे तो इस वृत्ताकार तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब फ्लक्स में वृद्धि होगी। इस समय इधर देख लिया आपने, फ्लक्स में वृद्धि हुई। 2 समय, कुंजी के को ऑन करते समय और प्रथम वाले प्रयोग में चुंबक पास लाने पर, है ना, क्लियर। अब इधर आ जाएं। इधर सब थोड़ा सा तरीके से देखना पड़ेगा, धारा को स्लो मूवमेंट में देखते हुए समझें आप बात को। समझाने के तरीके हैं ये, आप इसको जो मैं बता रहा हूं वो सत्यता नहीं है, समझाने का तरीका। जैसे हम जानते हैं कुंडली में धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में पैदा होता है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र को मान लीजिए अपन एक एक बल रेखा से दिखाएं, है ना। तो देखो, पहले छल्ले में धारा गई, अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। इस चुंबकीय क्षेत्र को कितनी बल रेखा से दिखा दें, 1 से दिखा दें। फिर दूसरे लूप में धारा गई। ऐसा होता नहीं है, समझाने का तरीका है शॉर्ट, है ना, या बिल्कुल स्लो मूवमेंट में। वही कुंडली के केंद्र पर अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ। इस चुंबकीय क्षेत्र को एक बल रेखा से दिखाने का बोला है अपन ने। फिर तीसरे लूप में धारा गई, वही इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, जिसे अपन एक बल रेखा से दिखा देते हैं। और फिर चौथे लूप में धारा गई, अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, इसे बल रेखा से दिखाएंगे चुंबकीय क्षेत्र को। तो आपने द्वितीय प्रयोग में कुंजी के को ऑन होते हुए देखा और प्रथम प्रयोग में चुंबक को पास लाते हुए देखा। इन दोनों में जब आप ये कर रहे थे, उस मोमेंट में फ्लक्स में वृद्धि हुई है ना। ठीक है साहब, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, फाई बड़ा है, यानी ऐसे लिख दें, फ्लक्स परिवर्तित हुआ है। फ्लक्स परिवर्तित हुआ, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं।
और उस समय आपने इसमें भी विक्षेप देखा, इसमें भी विक्षेप देखा, फ्लक्स परिवर्तित हुआ तो विक्षेप देखा। चलो सब यहां तक तो आप समझिए। अगर मान लो परमानेंट कुंजी के को ऑन करके रख दें या चुंबक को पास लाके स्थिर रख दें तो फ्लक्स है, परिवर्तन नहीं। फ्लक्स तो है, परिवर्तन नहीं। विक्षेप 0, कोई विक्षेप नहीं। अब आप समझ जाओ। भले आप एक और बार कोशिश कर लो, चलो उल्टा ले लो। जब आप चुंबक को दूर लेके गए, अब जब पास लाए थे तो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ी, तो दूर ले जाओगे तो गुजरने वाली यानी तल से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या घटेगी, यानी फ्लक्स में फिर परिवर्तन होगा। तो सब चुंबक पास लाने पर, या इधर लिख देता हूं ना, कोई समझ में तो आई रही है बात है ना। अब यहां लिख देता हूं चुंबक दूर ले जाने पर। चलो सब इधर आओ। इधर आपने जब स्विच ऑफ किया, अब जब बल रेखा 0 से 4 बढ़ी है तो 4 से 0 होंगी, घटेंगी, यानी सेकंड के ऑफ पर वापिस आपने देखा फ्लक्स परिवर्तित हुआ। विक्षेप है, उसी क्षण आपको विक्षेप दिखा, है ना। विक्षेप है मतलब विक्षेप देखा, है ना। वैसे ही लिख देता हूं ताकि आपको पूरी बात थ्योरेटिकल भी मिले तो जमे आपको एक जैसी वर्डिंग। विक्षेप देखा, ठीक है साहब, क्लियर। आप इसको दूर लाके ठहरा दो, इसको ऑफ करके रोक दो। अब इसको ऑफ करके रोक दिया, इसको दूर ठहरा दिया। अब दूर ठहरा दिया तो भी कुछ बल रेखा गुजर रही होगी, यानी आपने स्थायी व्यवस्था कर दी तो फ्लक्स है, परिवर्तन नहीं। विक्षेप नहीं। अब आप समझ जाओ। फैराडे समझ गए कि जिस घटना में भी फ्लक्स का परिवर्तन होता है तो उसी क्षण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, यानी बिजली की पैदाइश फ्लक्स में परिवर्तन से होती है, फ्लक्स से नहीं। देखो, फ्लक्स है, परिवर्तन नहीं है तो विक्षेप भी नहीं है। यहां भी देखो आप, फ्लक्स है, परिवर्तन नहीं है तो विक्षेप भी नहीं है। तो सब जब फैराडे के प्रयोग की व्याख्या करते हैं तो यह साफ दिखते में आता है कि जब किसी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है उसी क्षण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। अगर या यूं कह दें, यह विद्युत वाहक बल जो प्रेरित हुआ है यह फ्लक्स में परिवर्तन से होता है, फ्लक्स से नहीं। क्योंकि फ्लक्स से होता तो कुंजी के को ऑन करके रख देने पर फ्लक्स तो था ना, फिर विक्षेप क्यों नहीं आ रहा? तो विक्षेप फ्लक्स से नहीं आता,
बल्कि फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न होता है। तो साहब इसीलिए अपन जानते हैं जो भी बिजली घर हैं जो बिजली का उत्पादन करते हैं वहाँ चुंबक के बीच में निरंतर आर्मेचर को घुमाते रहना जरूरी है। आप निरंतर आर्मेचर को घुमाते रहोगे तो बिजली लगातार पैदा होती रहेगी, यानी फ्लक्स में परिवर्तन होता रहेगा तो विद्युत भी पैदा होती रहेगी। तो फैराडे का प्रयोग बिल्कुल स्पष्ट बता देता है कि फ्लक्स में परिवर्तन से विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। ठीक है सब, है ना। मैंने इसीलिए जब ये देखो चैप्टर चालू किया था मैंने इसीलिए सबसे पहले आपको क्या समझाया था, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो मेरा मोटिव यही था कि फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ पर एक नई चीज विकसित करेगा, वो चीज बिजली के रूप में जानते हो आप, अपन उसको प्रेरित विद्युत वाहक बल वगैरह बोल देते हैं। चलो सब, अब आगे, अब लेंज के नियम पढ़ते हैं पहले, फिर फैराडे के नियम पढ़ लेंगे। तो आगे पढ़ो चाहे पीछे पढ़ो, है ना। लेंज का नियम, है ना, बातें भी समझाते जाऊंगा सब। लेंज का नियम, ठीक है, उनके लिए महत्वपूर्ण का मतलब लेंज का नियम, फैराडे का नियम, ये इंपॉर्टेंट है, आते हैं, है ना। इनको आप अवॉइड नहीं कर सकते, फैराडे के नियम को भी और लेंज के नियम को, इनको समझ के चलें। फैराडे का नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा का निर्धारण करता है, और दिशा का निर्धारण भी बड़े टेक्निकल तरीके से करता है, जो एक का एक तो आप नहीं समझ पाते, है ना। फिर मैं आपको समझा दूंगा। तो पहले लेंज का इसलिए पढ़ रहा हूँ, फिर इसके बाद में फैराडे का। अब अपना अपना टेक्निक है, कोई कैसे क्या करे, मेरा अपना तरीका है कि मैं पहले लेंज पढ़ाता हूँ फिर फैराडे पढ़ाता हूँ, क्योंकि फैराडे के नियम में लेंज का एक इंटरफेयर आता है। तो सब प्रेरित विद्युत वाहक बल तो अपने समझ ही गए क्यों प्रेरित हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन से हुआ, वो आपके सामने बात आ ही चुकी है, अब उस पर ज्यादा फोकस होने की जरूरत नहीं है। ये विद्युत वाहक बल प्रेरित कैसे हुआ, इसका जवाब भी लेंज ही दे देंगे। और ये जो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ, इसकी दिशा क्या होगी, इसका जवाब भी लेंज ही देंगे। थोड़ा सा नियम अटपटा है, फिर मैं अभी चित्र बना के समझाऊंगा, आपके समझ में आ जाएगा। लेंज के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी घटनाओं में, जहां भी ऐसा होता होगा, यानी जहां भी फ्लक्स का परिवर्तन होगा वहां बिजली पैदा होगी, इसे उसी को विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना कहेंगे। तो लेंज के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी घटनाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह स्वयं की उत्पत्ति के कारण का विरोध करे। अब दिशा किस प्रकार, कि वह स्वयं की उत्पत्ति के कारण का विरोध करे। तो पहले मैं इसको थोड़ा सा चित्रित करके आपको बात समझाऊं, फिर अपन वापस इसको बोल लेंगे। तो इस सब में ये दो कुंडली बना देता हूं ऐसे समझाने के बतौर। ये सर्किट कर दिया मैंने, ये गैल्वेनोमीटर लगा दिया, है ना। एक कोइल ये बना दी, एक कोइल ये बना दी, क्योंकि पहले मैं बात समझा दूं फिर जाके नियम को समझना बेहतर रहेगा, अदरवाइज ऐसे अपन नहीं समझ पाएंगे। बोल में तो वो शब्द, जब अपन शब्द में बोलेंगे ना, तो शब्दों में वो बात पकड़ ही नहीं पाओगे आप, जो लेंज कहना चाह रहे हैं। ये मैग्नेट है सब, एक बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास ला देंगे और एक चित्र में नॉर्थ पोल को दूर ले जा देंगे, है ना साहब। इसको पहले मैं एक्सप्लेन करूं, उसके बाद फिर मैं वापस लेंज का नियम बोलूंगा और फिर उसका सरलीकरण भी अपन कर लेंगे, है ना। अब देखो सब, अलग अलग कलर काम में लेते हैं अपन ताकि अट्रैक्शन भी बना रहे। ये चुंबक का आप एन ध्रुव इस कुंडली के समीप लाए, क्लियर।
अब इस एन ध्रुव के समीप लाने के कारण फ्लक्स में परिवर्तन होगा, कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फेराडे के प्रयोग के बाद अब ये बार बार कहना उचित नहीं है कि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा ही। अब इसमें बार बार अगर मैं कहूंगा तो ठीक नहीं लगेगा ना। तो सब जैसे मैं इस चुंबक को कुंडली के समीप लाऊंगा तो कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। किसको पास लाने से? चुंबक के एन ध्रुव को पास लाने से। क्लियर? अब ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, लेंज कहते हैं ये अपनी उत्पत्ति के कारण का ही क्या करेगा? विरोध करेगा। कैसे करेगा? एन ध्रुव ला रहे हो तो ये एन ध्रुव को पास आने का ही क्या करेगा? विरोध करेगा। अब एन ध्रुव को पास आने का विरोध तो तभी हो जबकि लूप में बहने वाली धारा एंटी क्लॉकवाइज हो। ये देखो, अब जब लूप में बहने वाली धारा एंटी क्लॉकवाइज होगी तभी लूप के तल पर कौन सा ध्रुव बनेगा? एन ध्रुव। ये थोड़ा सा काटना पड़ेगा फिर वापस करना पड़ेगा ना। ये देखो, तो अगर ऐसे कर दूं पहले, ये देखो, तो सब एन ध्रुव ला रहे थे, उसके कारण फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था, उसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा था। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल उसी कारण का विरोध कर देता है जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई, यानी एन को पास लाने का उसने विरोध कर दिया। तो तल पर क्या बन गया? एन ध्रुव। और तल पर एन ध्रुव बनने के लिए धारा कैसे बहनी चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। ये धारा की दिशा दिखा दी। अब धारा किधर से जा रही? इधर से। तो ये इधर कौन सी पोलैरिटी होगी? इधर ध्रुवता धनात्मक होगी। इधर धारा आ रही है तो इधर ध्रुवता ऋणात्मक होगी। विक्षेप किसी एक दिशा में जाएगा, क्षणिक, क्षण भर के लिए, है ना। तो मोमेंट में ये विक्षेप इधर आ गया। चलो सब ये बात आप समझिए। चलते हैं अब दूसरे रंग से दूसरी बात समझाते हैं। अलग अलग कलर लेते हैं अपन बार बार। अब उल्टा करें सब। अब इस उत्तरी ध्रुव एन को पीछे खींचे, दूर लेके जाएं। स्वाभाविक फ्लक्स में फिर परिवर्तन होगा। पहले गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही थी यानी फ्लक्स चेंज हो रहा था। अब गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या घटेगी यानी फ्लक्स तो अभी भी परिवर्तित होगा। अब फ्लक्स में परिवर्तन का कारण कौन है? एन को दूर ले जाना। तो कुंडली उसी का विरोध करेगी, मतलब एन के दूर जाने का। और एन के दूर जाने का विरोध करने का मतलब तल पर क्या बन जाना चाहिए? एस बन जाना चाहिए। एस बनने के लिए धारा क्या होनी चाहिए? क्लॉकवाइज होनी चाहिए। देखो, धारा क्लॉकवाइज होनी चाहिए तो एस बन गया। ये लो, ये एस बन गया। तो कहने का मतलब, अब ध्रुवता देखें तो धारा इधर से जाती हुई दिख रही है तो पोलैरिटी में पॉजिटिव इधर होना चाहिए और पोलैरिटी नेगेटिव इधर होनी चाहिए, यानी विक्षेप जो इधर आया होगा उसका तो अपोजिट ही आएगा। उस दिशा में तो आ ही नहीं सकता क्योंकि पोलैरिटी चेंज होगी, ध्रुवता ही चेंज होगी। धारा की दिशा से ध्रुवता निर्धारित करते हैं तो पोलैरिटी चेंज हो चुकी है। यानी अब मैं एक बार नियम बोलता हूं तो लेंज के अनुसार विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी घटनाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह स्वयं की उत्पत्ति के कारण का विरोध करे। चित्र ए में चुंबक का उत्तरी ध्रुव जब कुंडली के समीप लाते हैं तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है यानी विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, किंतु कुंडली का तल अपने सरफेस पर उत्तरी ध्रुव निर्मित कर लेता है, अर्थात बहने वाली धारा एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है ताकि एन ध्रुव के आने का विरोध हो। इसके विपरीत जब उत्तरी ध्रुव को हम दूर लेकर जाते हैं तो पुनः फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है, लेकिन यह प्रेरित विद्युत वाहक बल इस चुंबक के दूर यानी चुंबक के उत्तरी ध्रुव के दूर जाने का विरोध करता है, इसलिए अपने तल में एस ध्रुव निर्मित कर लेता है और धारा क्लॉकवाइज हो जाती है उलटकर।
यानी लेंज के नियम को अगर दो लफ्जों में बोलें तो चुंबक की तरफ से बोले तो आऊं तो आने नहीं दूं और जाऊं तो जाने नहीं दूं। एन ध्रुव आ रहा था तो कुंडली कहती है आने नहीं दूंगी, और एन ध्रुव जा रहा था तो कुंडली कहती है जाने नहीं दूंगी। यानी दोनों ही समय कुंडली इसका विरोध करेगी, जिसके कारण विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ। दोनों ही समय, लाते समय भी और ले जाते समय भी। इसलिए लाते समय उत्तरी ध्रुव बन गया और ले जाते समय दक्षिणी ध्रुव बन गया। यानी लाते समय एंटी क्लॉकवाइज धारा थी और ले जाते समय क्लॉकवाइज धारा है। तो विरोध ही है। अब ये विरोध शब्द याद रखना। विरोध शब्द को पहले समझा देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। इसका मतलब ये हुआ बॉस कि अगर आपने किसी परिपथ में कुंडली लगा दी तो उसमें जो विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है वो सदैव आरोपित का विरोध करता है। उसमें जो धारा प्रेरित होती है वो सदैव आरोपित धारा का विरोध करती है। यानी अब आप प्रेरित का जो अर्थ समझें वो ये समझें कि प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा सदैव आरोपित विद्युत वाहक बल व आरोपित धारा का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा, जैसे अपने घर में फ्रिज है, आप फ्रिज का स्विच ऑन करो, फ्रिज का जैसे स्विच ऑन करते हो क्षण भर के लिए बल्ब ट्यूबलाइट थोड़ा सा मंदे हो जाएंगे, क्षण भर के लिए मोमेंट डिम हो गए हल्के से। क्यों हुए साहब? क्योंकि फ्रिज में कंप्रेशर लग रहा है, कंप्रेशर में कुंडलियां हैं, कुंडलियों में धारा भेजोगे या धोकोगे तो कुंडली में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाएगा और प्रेरित धारा आरोपित धारा का क्या करेगी? विरोध करेगी, है ना। इसीलिए आपके जैसे पंखे हैं, मिक्सी है, ये सब कुंडलियों की डिजाइन है। इन सब में कैपेसिटर लगा रखे हैं आपने, संधारित्र लगा रखे हैं। क्यों लगा रखे हैं भाई? क्योंकि सब में कुंडलियां, कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल आरोपित का क्या करेगी? विरोध करेगी। और आरोपित का विरोध करेगी तो आपको आरोपित स्थापित करनी है। आरोपित स्थापित करने के लिए आपको आरोपित धारा की प्रबलता बढ़ानी पड़ेगी, और आरोपित धारा की प्रबलता बढ़ाने के लिए आप संधारित्र का उपयोग करते हैं। तो सब कुंडली एक मुसीबत है देखा जाए तो, क्योंकि जैसे मैं छोटे से मैं समझाऊं आपको ऐसे। अब आप देखो हर चीज को थोड़ा सा बहुत ज्यादा गंभीर मत होया करो, बस ये तो अब समझाने की टेक्निक है ना। नहीं तो आप हम पे प्रश्न पैदा करने लग जाओ। ये बल्ब 2 लगा दिए मैंने बस छोटी सी बात को समझाने के लिए। अब यूं मत कह देना ये सेल लगा दिया, ये सेल वेल अभी आपको समझाने के लिए लगा दिया मैंने, नहीं तो प्रत्यावर्ती धारा सोर्स लगेगा, है ना। लेकिन अब ठीक है, मुझे आपको भी कुछ समझाना है तो मैंने एक शॉर्ट में आपके सामने ये चीज रख दी कुंडली का बिहेवियर समझाने के लिए। ये सब बल्ब के नाम थोड़ा सा व्हाइट से लिख दूं, ये बल्ब B1 और ये बल्ब B2। एक में आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है श्रेणी क्रम में, एक में कुंडली लगा रखी है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे, अब स्विच का तो मैंने बनाया नहीं, ये चलो इरेज करके बनाता हूं यहाँ पे ना। ये जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे, ये स्विच बना दिया। अब आप बात को समझना, आप जैसे ही स्विच ऑन करोगे बल्ब B1 पहले जलेगा, B2 नहीं जलेगा, क्योंकि B2 के श्रेणी क्रम में क्या लग रही है? कुंडली लग रही है। कुंडली आरोपित धारा को एकदम स्थापित नहीं होने देगी, विरोध करेगी। तो जब कुंजी के ऑन की तो श्रेणी क्रम में जहां प्रतिरोध लग रहा था, प्रतिरोध धारा का विरोध नहीं करता, विरोध नहीं करता, अवरोध पैदा करता है। विरोध और अवरोध में अंतर है ना। तो प्रतिरोध अवरोध पैदा करता है लेकिन धारा के पथ को रोकता नहीं है, कुंडली रोक देती है। तो सब B1 बल्ब पहले जलेगा, B2 बाद में जलेगा। क्लियर? किस वजह से? कुंडली की वजह से। अब और गजब की बात सुनो, जब आप स्विच ऑफ करोगे तो B2 बल्ब बाद में बुझेगा,
क्योंकि उसमें कुंडली लग रही है। B1 तो तुरंत बुझ जाएगा क्योंकि उसके श्रेणीक्रम में तो प्रतिरोध है, लेकिन B2 बल्ब जो है वो देर से बुझेगा। तो स्वाभाविक है, पहले धारा एंटर कर रही थी तो उसको प्रवेश नहीं करने देता, और जब स्विच ऑफ करते हो तो धारा एग्जिट करती, यानी बाहर निकलना चाहती है तो बाहर भी नहीं निकलने देता। यानी कुंडली दोनों ही समय विरोध करेगी। ये बड़ी विचित्र और बड़ी शानदार बात है कि एक तरफा नहीं है कि साहब धारा एंटर कर रही हो तभी कर रहा हूं। जैसे अपन ने कहा स्विच ऑन करेंगे तो B1 पहले जलेगा क्योंकि B2 के श्रेणीक्रम में तो कुंडली लग रही है। चलो, अब जब कुंजी K को ऑफ करोगे तो B1 ही पहले बुझेगा, B2 नहीं बुझेगा क्योंकि उसके श्रेणीक्रम में कुंडली लगी है। तो धारा को वो सिमटने भी नहीं देता और धारा को एंट्री भी नहीं करने देता। तो साहब अब आप एक चीज समझ लीजिएगा कि जो प्रेरित वाला प्रोग्राम है, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल आरोपित विद्युत वाहक बल का विरोध करता है। प्रेरित धारा सदैव आरोपित धारा का विरोध करती है। लेंज ने साफ बता दिया है ना। अब एक बार और बोल देता हूं। लेंज के अनुसार प्रेरित विद्युत वाहक बल की सभी घटनाओं में विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी घटनाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध कर रहे जिससे वह स्वयं की उत्पत्ति हुई है। क्लियर साहब? अब आप घर पे भी जाके, जैसे मान लो एक कुचालक वायर से लोहे का घेरा, धातु का ऐसा गोल या वृत्ताकार घेरा बना लेना। ऐसा घेरा बनाकर यूं, है ना, ये धातु का होना चाहिए साहब, है ना, लोहे का ही मान लो आप। क्लियर? अब आप क्या करना, चुंबक को तेजी से लाना पास में। ये घेरा दूर भागेगा, दूर ही को भागेगा क्योंकि इसके तल पे भी क्या बन जाता है, इसके तल पे भी N बन जाता है। किसके कारण? प्रेरित विद्युत वाहक बल, क्योंकि उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है। तो सब मैंने, अब आप समझ गए होंगे ना मेरी इस बात को कि सब मैंने इस चैप्टर को चालू करते ही ये क्यों कहा या ये क्यों पढ़ाया, ये अब आप समझ गए होंगे ये फ्लक्स में परिवर्तन के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो सब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप फ्लक्स में परिवर्तन से सदैव सावधान रहें क्योंकि फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो बिजली पैदा होगी ही। ठीक है साहब? ये लेंज का नियम हो गया जो आपको सर्किट ए और बी से समझा दिया। अब आप बहुत समझ चुके होंगे। अब इसके पीछे की साइंस समझो। क्या वास्तव में लेंज दिशा दिखाने निकले थे? नहीं। अब मैं समझाता हूं आपको। लेंज का नियम मूलतः ऊर्जा संरक्षण का नियम है। दिशा उससे निकल गई वो एक अलग चीज है, पर लेंज दिशा के चक्कर में नहीं थे। लेंज तो ये जानना चाह रहे थे कि यार ये विद्युत वाहक बल ऐसी प्रक्रिया में, यानी चुंबक कुंडली को आपेक्षिक गति के कारण क्यों पैदा हुआ, यानी बिजली पैदा क्यों हुई। वो तो उस रीजन को जानना चाह रहे थे, पर वो चीज जो रीजन जानने वाली थी वो रहेगी सेकेंडरी और सामने चीज आएगी। यानी आज लेंज के नियम को आप ऐसे जानते हैं, मैं आपको ओरिजिनल सुना रहा हूं, ये आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। लेंज का नियम मूलतः ऊर्जा संरक्षण का नियम है। लेंज के अनुसार जब हम चुंबक को कुंडली के समीप लाते हैं तो प्रतिकर्षण बल, और जब चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होकर विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देता है। क्योंकि लेंज कह रहे हैं यार विरोध दोनों समय हो रहा है। जब आप एन उत्तरी ध्रुव को पास ला रहे हो, यानी चुंबक को पास ला रहे हो, तो भी विरोध हो रहा है। अब इस समय तो आप कहेंगे प्रतिकर्षण, पास ला रहे हो ना, तो प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करोगे। जब आप एन को पीछे ले जा रहे हो, एन और एस के बीच में आकर्षण, तो इस समय आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहे हो। तो आपकी ये लेंज के नियम में यही खास बात है, कहते हैं दोनों समय विरोध हो रहा है। इसीलिए तो लेंज ने कहा
कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की सभी घटनाओं में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वो उस कारण का विरोध करे जिससे स्वयं उसकी उत्पत्ति हुई है। तो सब ये एक गजब की टास्क है। तो लेंज कह रहे हैं दोनों समय तो आपका विरोध हुआ। तो सब लेंज ने साहब कहा चुंबक को कुंडली के समीप लाते समय प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध और दूर ले जाते समय आकर्षण बल के विरुद्ध किया गया यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो विद्युत वाहक बल प्रेरित कर देता है। अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण है, सीधा सीधा। यह कोई चमत्कार नहीं है। तो ये सब लेंज ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि साहब जो घटना घट रही है ये विचित्र भी नहीं है और विशेष भी, विशेष तो ठीक है उसको कहेंगे ही सही, लेकिन विचित्र नहीं है कि कोई ऊर्जा कहीं से डेवलप हो रही हो। नहीं, ये ऊर्जा का एक से दूसरे रूप में रूपांतरण है। ठीक है साहब। तो ये लेंज का नियम फुल फ्लेश कंप्लीट है। अब आज पर्याप्त समय हो गया, स्टार्ट होने के कारण थोड़ा स्लो लिया है, धीरे धीरे स्पीड अपना बढ़ जाएगी ना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।